जय हिंद। आज का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के संदर्भ में निम्न कथनों में सत्य कथन का चयन करें। भारतीय वायुसेना के संदर्भ में आपको सत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है, हमारी वायुसेना में MiG-21, MiG-27 और सुखोई 30 जैसे विमान रूस से खरीदे गए हैं। ऑप्शन बी है, भारत में एक स्क्वाड्रन में 12 से 13 विमान होते हैं। ऑप्शन सी है, भारत में इस समय स्क्वाड्रन की संख्या बढ़कर घटकर 31 से 32 हो गई है। ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। आपको बताना है कि वायुसेना के संदर्भ में यह जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सा ऑप्शन असत्य है, इसका चयन करना है। कमेंट में आप लोग का आंसर आ रहा है A, B, B, D, तो D इज द करेक्ट आंसर। इनमें से सभी ये सारे सही है। हमारी वायुसेना में रूस से MiG-21 और MiG-27 और सुखोई 30 खरीदा गया था। लास्ट में सुखोई 30 1996-7 में खरीदा गया था और अब जो है इसकी एक्सपायरी डेट आ गई है। कोई भी विमान का एक डेट होता है जितना दिन तक वह काम कर सकता है, तो ये सारे विमान जो है अब काम करने में असमर्थ हो गए हैं। इसलिए जो है हाल ही में अभी राफेल विमान का चर्चा आया है, तो उसी के संदर्भ में आपसे यह पूछ सकता है कि इसके पहले रूस से कौन कौन से विमान खरीदे गए थे। तो MiG-21, MiG-27 और सुखोई 30। भारत में एक स्क्वाड्रन का मतलब हुआ कैंप। एक कैंप में अप्रॉक्स 11 से 12 विमान होते हैं और अभी फिलहाल में स्क्वाड्रन की संख्या भारत में कम गई है जो कि 31 से 32 हो गई है। लेकिन भारतीय वायुसेना का यह मानना है कि भारत में टोटल अगर 42 स्क्वाड्रन होगी तो यह भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। टोटल कितना स्क्वाड्रन होना चाहिए? तो 42। अभी है कितना? तो 31 से 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन निर्माण में लगभग 8 से 10 ईयर का समय लगता है, लेकिन निम्न में से किस दवा की वैक्सीन सबसे कम समय में तैयार हुई थी? तो वैक्सीन जिसको टीका कहते हैं उसकी जो है जनरली 8 से 10 साल लगता है बनने में, लेकिन कौन सा ऐसा डिजीज था जिसका वैक्सीन तैयार करने में अभी तक में सबसे कम समय लगा था? ऑप्शन ए इबोला, ऑप्शन बी स्वाइन फ्लू, ऑप्शन सी मम्प्स, ऑप्शन डी मलेरिया। तो बताइए कि कौन सा ऐसा बीमारी था जिसका कि वैक्सीन तैयार करने में अभी तक में सबसे कम समय लगा है। चलिए कमेंट में आंसर दीजिए। आप लोग का आ रहा है A, B, C। तो सी इज द राइट आंसर, मम्प्स बीमारी का जो है टीका सबसे कम समय में अभी तक में तैयार हुआ है और इस मम्प्स का टीका तैयार करने में अप्रॉक्स 5 ईयर का टाइम लगा है, जो कि सबसे कम। ऐसे जनरली 8 से 10 साल तक किसी भी टीका को तैयार करने में लगता है। मम्प्स एक गला की बीमारी है जिसका कि टीका तैयार करने में 4 साल का समय लगा था। तो अभी आप सोच सकते हैं कि कोरोना महामारी जो चल रही है उसकी वैक्सीन कैसे तुरंत में तैयार हो जाएगी, जो कि ये सारी बीमारी का जो वैक्सीन तैयार हुआ था वो 8 से 10 साल में, और यह मम्प्स का जो टीका तैयार हुआ था जल्दबाजी में वो भी मिनिमम 4 ईयर लगा था। तो
अगर कोरोना महामारी का वैक्सीन अगर तैयार हो जाती है तो यह इस रिकॉर्ड को फैल कर देगी, तब फिर वो अब इस रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगी। तत्काल में अभी 13 देशों का परियोजना कोविड-19 की वैक्सीन को तैयार करने में लगी हुई है। टोटल 6 ट्रायल, टोटल 6 स्तर से गुजरना पड़ता है किसी भी वैक्सीन को तैयार होने में, और कोरोना महामारी का जो वैक्सीन है वो तीसरे स्टेज पे पहुंच चुका है, और आगे देखिए कब तक में यह वैक्सीन बनके तैयार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार भारत के लोगों की जीवन प्रत्याशा में कितनी कमी आई है। तो आपको बताना है कि जीवन प्रत्याशा में भारत के लोगों में कितना ईयर की कमी आई है। ऑप्शन ए 5.4 ईयर, ऑप्शन बी 5.1 ईयर, ऑप्शन सी 5.2 ईयर, डी 5.6 ईयर। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार आपको बताना है कि भारत में जीवन प्रत्याशा में कितने वर्ष की कमी आई है। कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। आ रहा है कमेंट ए बी बी सी सी सी। चलिए तो सी इज द राइट आंसर, 5.2 ईयर। 5.2 ईयर। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार भारत के जीवन प्रत्याशा में 5.2 ईयर की कमी आई है, और यह जो है शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की जाती है, और प्रत्येक ईयर इसका सिनेरियो तैयार किया जाता है। तो इस बार यह देखा गया है कि भारत का जो है जीवन प्रत्याशा आयु 5.2 ईयर घट गया है, अर्थात अगर आपकी एज 80 ईयर होगी तो इस एयर की क्वालिटी इतनी खराब होते जा रही है, जिसके चलते आपका जीवन प्रत्याशा में 5.2 ईयर की कमी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफरेंडम 2020 के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। रेफरेंडम 2020 के तहत आपको सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है, रशियन डोमेन की वेबसाइट पर रेफरेंडम 2020 का निर्माण किया गया है। ऑप्शन बी है, रेफरेंडम 2020 का मुख्यालय कनाडा में है। और ऑप्शन सी है, यह MXCA द्वारा कराया जाने वाला एक मतदान है। और डी है, इनमें से सभी। SFJ। तो आपको बताना है कि रेफरेंडम 2020 के तहत कौन सा कथन सही है। स्क्रीन पे कथन आपका दिया गया है, आप लोग पढ़ के बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। कमेंट आ रहा है आप लोग का A B B D। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब ये समझते हैं कि रेफरेंडम है क्या। रेफरेंडम जो है वह खालिस्तान से संबंधित है। खालिस्तान क्या है, तो खालसा से खालिस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो सिख संप्रदाय से जुड़ा हुआ रेफरेंडम 2020 जो है सिख संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। जब भारत की आज़ादी हुई थी 1947 में, तो पंजाब और इंडिया का विभाजन हो गया था। तो पंजाब का कुछ भाग पाकिस्तान में है और कुछ भाग इंडिया में है। और आप लोग को पता होगा कि सिख जो है ज़्यादातर पंजाब में है, तो कुछ सिख पंजाब में पाकिस्तान में चले गए हैं और कुछ सिख भारत में चले आए हैं। तो यही सिख जो है एक स्वतंत्र राज्य की मांग कर रही है, और यही अभी जो है ये रेफरेंडम 2020 चर्चा में है। और यह जो है बहुत सिख जो है भारत से और भी अदर स्टेट में है, तो अदर स्टेट में जाके यह जो है मतदान करने के लिए सभी को प्रोत्साहित करती है और भारत पे यह दबाव बनाना चाहती है
कि भारत जो है सिख संप्रदाय को एक अलग स्वतंत्र प्रांत मुहैया कराए, जिसके की चलते वह उनका अपना राज्य होगा, अपनी सरकार होगी और वह अपने तरीके से जीवन जिएगी। तो यही है रेफरेंडम 2020 और यह हर साल चर्चा में आती है। और CFJ द्वारा कराया जाने रेफरेंडम अगर माना जाए तो यह एक मतदान है सिख फॉर जस्टिस, जस्टिस क्या जो है सिख के खिलाफ जस्टिस देने के लिए यह जो है रेफरेंडम 2020 में मतदान कराया जाता है। तो रेफरेंडम जो है सिख संप्रदाय से ताल्लुक रखती है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जून 2014 को कहां पर रेफरेंडम एम के समर्थन में रैली निकाली गई थी? तो वही रेफरेंडम का जो है सबसे पहला रैली कहां पे निकाला गया था? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, बी कनाडा में, सी ब्रिटेन में, डी रूस में। तो आपको बताना है कि रेफरेंडम के लिए सबसे पहले रैली कहां पे निकाली गई थी? न्यूयॉर्क, कनाडा, ब्रिटेन और रूस। कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। ए बी 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 ए इज द राइट आंसर। न्यूयॉर्क में सबसे पहले रेफरेंडम का रैली निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन में भारत कब सदस्यता ग्रहण की है? आपको बताना है कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन में भारत कब सदस्यता ग्रहण की? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1904। तो आपको बताना है कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन में भारत कब हस्ताक्षर किया था? कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। ए बी बी सी। चलिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1975। 1975 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन में जो है भारत अपनी सदस्यता ग्रहण की। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है क्या? यह जो है यह इस कन्वेंशन की स्थापना 1972 में हुआ था। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में। 1972 में। और अभी प्रेजेंट में इसमें कुल 183 देश शामिल हैं। प्रेजेंट में 183 देश इसमें शामिल हैं। और यह बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन जो है जैविक आतंकवाद को रोकने के लिए यह कन्वेंशन किया गया था। अब जैविक हथियार क्या आतंकवाद क्या है? तो कोई आतंकवादी किसी भी, मान लिया जाए अगर कोरोना उसके पास पॉजिटिव है तो वह बहुत सारे जगह पे जाके अपने ही बॉडी द्वारा यह आतंक फैला रहा है। तो इसी को बायोलॉजिकल वेपन, यही जैविक आतंकवाद को रोकने के लिए बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन किया गया था। तो यह कन्वेंशन किसको रोकने के लिए? तो जैविक आतंकवाद को रोकने के लिए। जैविक आतंकवाद क्या है? तो किसी विषाणु वायरस से संक्रमित आतंकवाद जब कहीं पे जाके अपने बॉडी द्वारा संक्रमण फैलाता है तो उसी को जैविक आतंकवाद कहा जाता है। और इसी को रोकने के लिए यह बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन किया गया था और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और भारत इसकी सदस्यता 1975 में ली। और अभी प्रेजेंट में 183 देश इस कन्वेंशन में शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में वायु प्रदूषण से जीवन प्रत्याशा में कितने दिनों की कमी आई है? पूरे विश्व में
पूरे विश्व में वायु प्रदूषण से जीवन प्रत्याशा में कितना कमी आई है? तो ऑप्शन ए बी सी डी स्क्रीन पे दिया गया है। इसको बताना है कि पूरे विश्व में जीवन प्रत्याशा में कितना वर्ष की कमी आई है। कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। ए बी बी आ रहा है ए, तो ए इसका आंसर है ए। 1 साल 10 महीना 24 दिन पूरे विश्व में वायु प्रदूषण के वजह से जीवन प्रत्याशा में इतने दिनों की कमी आई है और यह शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा रिपोर्ट तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, राफेल लड़ाकू विमान अधिकतम कितना किलोमीटर घंटा की गति प्राप्त कर सकती है? तो आपको बताना है कि राफेल लड़ाकू विमान अधिकतम कितना किलोमीटर घंटा की गति प्राप्त कर सकती है। ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है। आंसर आपको बताना है कमेंट में कि लड़ाकू विमान जो है अधिकतम कितना किलोमीटर प्रति घंटा गति प्राप्त कर सकती है। कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए और आ रहा है आंसर ए, सभी का सही है। ऑप्शन ए 2222.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह लड़ाकू विमान जो है गति प्राप्त कर सकती है। अधिकतम इतना गति प्राप्त कर सकती है। हाल ही में लड़ाकू विमान जो है, लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदा गया था। राफेल लड़ाकू विमान कहां से खरीदा गया था? तो फ्रांस से। फ्रांस से जो है कितने लड़ाकू विमान पे समझौता हुआ था? तो 36 राफेल पे भारत और फ्रांस के बीच यह समझौता हुआ था। अभी जो है टोटल 5 विमान की डिलीवरी हुई है और यह जो है 2021 से 22 तक में सारे विमान भारत में आ जाएगी फ्रांस से। फ्रांस के डेसॉल्ट एविएशन कंपनी ने इस विमान का निर्माण किया है और यहाँ तक कि यहाँ के नौसेना को वहाँ के जो है इस विमान को जो ड्राइव करते हैं वो प्रशिक्षण भी देंगे, प्लस ट्रेनिंग प्रशिक्षण देंगे। और यह विमान कितना पे समझौता हुआ था? तो 36 आया है अभी कितना? तो 5। कितना आया है? तो 5। और यह अधिकतम जो है इतना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति प्राप्त कर सकती है। चलिए नेक्स्ट, राफेल से जुड़ी तोप 1 मिनट में कितना राउंड फायर कर सकती है? राफेल से जो जुड़ा हुआ तोप है वह 1 मिनट में कितना राउंड फायर कर सकती है? 2600 राउंड, 2500 राउंड, 2000 राउंड और 1250 राउंड। तो आपको बताना है कि राफेल से जो जुड़ी तोप है वह कितना 1 मिनट में कितना राउंड फायर कर सकती है। कमेंट में आंसर दीजिए। ए बी बी ए बी, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राफेल लड़ाकू विमान से जो जुड़ी हुई तोप है वो जो है 1 मिनट में 2500 राउंड फायर कर सकती है। कितना? तो 2500 राउंड जो है यह फायर कर सकती है 1 मिनट में। नेक्स्ट है, भारत और फ्रांस के बीच कितनी राफेल विमान पे समझौता हुआ था? अभी जस्ट इसकी चर्चा किए हैं कि भारत और फ्रांस के बीच कितने लड़ाकू विमान के बीच समझौता हुआ है। 36, 46, 26 या 24। कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। आप लोग का कमेंट आ रहा है तो 36 जो है भारत और फ्रांस के बीच 36 लड़ाकू विमान पे समझौता हुआ है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है अगस्त 2020 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा चीन की एक्सटॉमी पुण्यतिथि मनाने का एक वेबिनार का आयोजन किया गया। और यह किनकी पुण्यतिथि थी? तो ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बताना है कि कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके पुण्यतिथि पर यह जो है आयोजन किया गया है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। आ रहा है कमेंट ए, तो ए इज द राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त को इनकी पुण्यतिथि थी। इनके पुण्यतिथि पे जो है यह वेबिनार का आयोजन किया गया है। और इनका जन्म 23 जुलाई 1856, इनका जन्म कब हुआ था? जन्म 23 जुलाई 1856 एंड डेथ कब हुआ? मृत्यु 1 अगस्त 1920। और इनकी इस बार 100वीं पुण्यतिथि पे यह वेबिनार किया गया था। बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1956 में और उनका डेथ 1 अगस्त 1920 में हुआ था। और यह जो है 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किए थे और ये बहुत ही बेहतरीन स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उभर कर आए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूएई ने बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट में 4 रिएक्टरों में से पहले रिएक्टर का संचालन कब शुरू किया? तो आपको बताना है कि संयुक्त अरब अमीरात में जो है बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट में 4 रिएक्टरों में से फर्स्ट रिएक्टर का वह संचालन स्टार्ट कर दिया है। और वह संचालन कब स्टार्ट किया? 1 जुलाई 2020 को, 1 अगस्त 2020 को, 31 अगस्त 2020 एंड 4 अगस्त 2020 को। कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए कि संयुक्त अरब अमीरात में जो इस न्यूक्लियर का संचालन स्टार्ट हुआ उसका डेट क्या है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। आंसर आ रहा है आप लोग का ऑप्शन ए 1 जुलाई 2020 को जो है यह संचालन स्टार्ट हुआ। संयुक्त अरब अमीरात में जो है 4 रिएक्टर लगना था लेकिन इसके फर्स्ट रिएक्टर का संचालन स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 2020 को। और यह जो है संयुक्त अरब अमीरात में 25% जो है बिजली लाइन को पूर्ति करेगी। कितना? तो 25% जो है लाइट को यह जो है कंप्लीट करेगी, यह न्यूक्लियर पावर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरुआत करने का निर्देश दिया है? तो कौन सा स्टेट है जहां पे इंदिरा रसोई योजना का स्टार्ट करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गोवा, डी बिहार। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है जहां पे इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने का निर्देश दिया है। ऑप्शन दिया गया है, कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा और बिहार, कौन इसमें से कौन सा स्टेट है जहां पे इस योजना की शुरुआत करने का निर्देश दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुभारंभ करने का निर्देश दिया है और इस योजना के तहत राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में जितने भी गरीब परिवार बसे हुए हैं उसको 8 रुपया के दर से पौष्टिक आहार मुहैया कराया जाएगा। तो यह कौन सी सरकार स्टार्ट की? तो राजस्थान की सरकार ने यह इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है, राजस्थान की सरकार। और इसके तहत 8 रुपया में पौष्टिक आहार मुहैया कराई जाएगी।
नेक्स्ट है 14 है संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 3 अगस्त, 4th, 31 जुलाई एंड 5 अगस्त। तो संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। कमेंट आप लोग का आ रहा है ए बी बी सी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 31 अगस्त। 3 अगस्त को 3 अगस्त को एवरी ईयर संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और संस्कृत जो है सबसे प्राचीन भाषा है, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को बोला जाता है। और इस दिवस और ये दिवस की मनाने की शुरुआत 1959 में हुई थी। कब से, तो 1959 से इस दिवस इसको मनाने की शुरुआत हुई है। तो संस्कृत भाषा जो है सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। और इस भाषा की शुरुआत 1969 से हुई है। और एवरी ईयर 3 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 31 जुलाई 2020 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुना गया था। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य चुना गया है। ऑप्शन ए आशा खेमका, ऑप्शन बी प्रेम सिक्का, ऑप्शन डी लॉर्ड स्वराज पाल, ऑप्शन डी प्रीति पटेल। तो कौन है जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य चुने गए हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए ए बी बी बी। तो बी इज द राइट आंसर। प्रेम सिक्का जी जो है यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुने गए हैं। और यह कहाँ के हैं, भारतीय मूल के कौन, तो प्रेम सिक्का जी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य चुने गए हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है 30 जुलाई 2020 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। तो आपको बताना है कि यह जो सम्मेलन है वह कहाँ पे किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है भारत, चीन, ब्राजील, रूस। कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए ए बी बी सी डी डी। तो डी इज द राइट आंसर। रूस में जो है 30 जुलाई 2020 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की यह बैठक हुई थी, रूस में हुई थी। और यह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह किया। इसमें जो है सभी ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्री इसमें भाग लेते हैं। भारत की तरफ से भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे। और नेक्स्ट 2021 में यह सम्मेलन कहाँ पे होगी, तो भारत में। कहाँ पे, भारत में। और इस सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि सारे ब्रिक्स देश पर्यावरण की सुरक्षा करने हेतु बातचीत करते हैं। और अगर पर्यावरण में समस्याएं पैदा हो रही है तो उसको दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाया जाए, इसी पे जो है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में इस बैठक में चर्चा हुई थी। और नेक्स्ट इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा 2021 में की जाएगी। 17 है 1 अगस्त 2020 को किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 से 2021 का शुभारंभ किया है। तो आपको बताना है कि यह शुभारंभ कौन किए हैं। रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर। आपको बताना है कि यह जो है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21
किसने कौन लॉन्च किए हैं? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, ए बी सी डी। आपको बताना है कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन जो है कौन की शुरुआत कौन किए थे? रमेश पोखरियाल निशंक, डी हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर। तो कौन है जो कि इस विद्यार्थी विज्ञान मंथन का शुभारंभ किया था? तो कमेंट में आप लोग का आंसर आ रहा है ए बी सी। तो इसका आंसर है बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन का शुभारंभ किया और इस विद्यार्थी विज्ञान मंथन शुभारंभ करने का उद्देश्य यह है कि स्टैंडर्ड 6 से लेके 12 तक के स्टूडेंट के अंदर विज्ञान के प्रति लोकप्रियता को जगाने के लिए यह विद्यार्थी मंथन का शुभारंभ किया गया है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन का शुभारंभ किया गया है और यह जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी इनको लॉन्च किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, 1 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक किस राज्य में प्रत्येक नगरीय निकाय में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है? तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान संचालित किया गया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी हरियाणा। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है जहां पे एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान की शुरुआत की गई है। कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। आप लोग का कमेंट आ रहा है ए बी 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 बी। तो इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक पहल की शुरुआत की है और इसके तहत जो है सभी के लिए मास्क मुहैया कराई जाएगी और सभी के लिए मास्क बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक मास्क पहनते हैं तो आप बहुत सारे की जिंदगी बचा सकते हैं। इस पहल के प्रति जागरूक करने के लिए और सभी के लिए मास्क पहनना नेसेसरी करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई थी और इस पहल की शुरुआत मध्य प्रदेश की सरकार ने की थी, एक मास्क अनेक जिंदगी। और इसका नाम क्या है इस पहल का? एक मास्क अनेक जिंदगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2020 को संपन्न विश्व की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता AFA कप 2019-20 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो आपको बताना है कि यह जो है 2019-20 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? ऑप्शन ए मैनचेस्टर सिटी, बी आर्सेनल क्लब, सी चेल्सी क्लब, डी मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब। तो आपको बताना है कि यह फुटबॉल प्रतियोगिता का जो है खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है ए बी सी डी। आपको बताना है कि 2019-20 का ये खिताब किस क्लब ने जीता है। कमेंट में आप लोग का आंसर आ रहा है ए बी बी बी। सही, बी इज द राइट। आर्सेनल क्लब ने चेल्सी क्लब को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है और आर्सेनल क्लब की यह 14वीं जीत, इस खिताब को जीतने में यह 14वां था। आर्सेनल चेल्सी क्लब किसको हराया? तो चेल्सी क्लब को जीता कौन? तो आर्सेनल। कौन 2019 और 20 का खिताब किसने जीता? तो आर्सेनल। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2019 और 20 ये फुटबॉल क्लब में किसे हराकर किसको हराया था? तो चेल्सी क्लब को। किसको हराया था? तो चेल्सी क्लब को। चेल्सी क्लब को हराकर आर्सेनल क्लब ने यह खिताब अपने नाम किया और यह 14वां बार यह खिताब आर्सेनल ने अपने नाम किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट
20 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पर यूनिसेफ के एक अध्ययन से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि इस महामारी के चलते जो विश्व भर में पूरे बच्चों की शिक्षा पे जो असर पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग कथन दिया गया है। आपको बताना है कि यह कथन कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा गलत, जो भी है कथन पढ़ना। पहले कथन पढ़िए। कोरोना काल में 22 मिलियन बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा छूट गई है। ध्यान से क्वेश्चन कथन को पढ़िए। ऑप्शन बी कहता है दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव एवं नेपाल शामिल है। ऑप्शन सी कहता है दक्षिण एशिया में श्रीलंका एवं पाकिस्तान नहीं शामिल है। तो आपको बताना है कि दक्षिण एशिया में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पे जो असर पड़ा है उसके अकॉर्डिंग यह कथन दिया गया है। इसमें कौन सा कथन सही है, ध्यान से सभी ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट में आंसर दीजिए। और ये जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कथन कारण से जनरली बीपीएससी सब में क्वेश्चन पूछा गया है और उसी के हिसाब से यह क्वेश्चन को बनाया गया है। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। कमेंट आ रहा है आप लोग का ए बी डी डी, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ए और बी दोनों सही है। देखिए कोरोना काल में 22 मिलियन बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा छूट गई है। दक्षिण एशिया की अगर बात करें तो दक्षिण एशिया में जो है यह रिपोर्ट आया है कि लगभग 22 मिलियन बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा छूट गई है। और बी कह रहा है दक्षिण एशिया में शामिल होने वाले देश जो हैं जिसमें जो सबसे ज़्यादा शिक्षा से बच्चे जो हैं बच्चे की शिक्षा छूट रही है वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव एवं नेपाल। ये भी सही है। ऑप्शन सी बोलता है दक्षिण एशिया में श्रीलंका एवं पाकिस्तान नहीं शामिल है। तो यह ऑप्शन दक्षिण एशिया में श्रीलंका एवं पाकिस्तान नहीं शामिल है, ये कथन गलत है। दक्षिण एशिया में श्रीलंका एवं पाकिस्तान शामिल है, ये होगा इसका सही। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो कौन सी ऐसी महिला है जो कि अंतरिक्ष पे सबसे ज्यादा दिन रहने का रिकॉर्ड अपने नाम की है? ऑप्शन ए है एलिना जेम्स, बी कीर्ति अग्रवाल, सी क्रिस्टीना कोच, डी मूसी क्लार्क। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी महिला है जो अंतरिक्ष पे सबसे ज्यादा दिन रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है ए बी सी डी। कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। कमेंट आ रहा है आप लोग का ए बी सी 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 सी। वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। क्रिस्टीना कोच, क्रिस्टीना कोच जो है ये अंतरिक्ष पे सबसे ज्यादा दिन रहने वाली महिला है। और यह कितना दिन रही थी? तो 290 दिन। यह अंतरिक्ष पे जो है 290 दिन रहने का रिकॉर्ड अपने नाम की है। कितने दिन? तो 290 दिन। ये क्रिस्टीना कोच थी। और इसके पहले पेगी मेरी, इसके पहले कौन थी? तो पेगी मेरी। यह जो है यह रिकॉर्ड पहले पेगी मेरी के नाम था और अब जो है यह रिकॉर्ड क्रिस्टीना कोच के नाम पे आ गया है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रिस्टीना कोच किसका रिकॉर्ड तोड़ के सबसे ज्यादा दिन अंतरिक्ष पे रहने वाली महिला बनी है? तो वह किसका रिकॉर्ड तोड़ी है? तो पेगी मेरी का। किसका? पेगी मेरी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22 क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन है, हर वर्ष विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? एवरी ईयर टाइगर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 जुलाई, ऑप्शन बी 30 जुलाई, ऑप्शन सी 31 जुलाई, ऑप्शन डी 27 जुलाई। तो आपको बताना है
तो आपको बताना है कि बाघ हर वर्ष विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। कमेंट आप लोग का आ रहा है A B C C A, तो आंसर इसका हो जाएगा 29 जुलाई। 29 जुलाई को जो है एवरी ईयर विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि पूरे विश्व में जो लुप्त प्राय प्राणी है उसको उसके ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह जो है दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल हेतु कौन सी पहल की शुरुआत की है। ऑप्शन ए मनोदर्पण, ऑप्शन बी मनोशिक्षा, ऑप्शन सी मनोज्ञान, ऑप्शन डी मनोचेतन। तो आपको बताना है कि इस महामारी के चलते जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा छात्रों के लिए जो एक देखभाल हेतु पहल की शुरुआत की गई थी वह कौन सा पहल है। ऑप्शन ए मनोदर्पण, ऑप्शन बी मनोशिक्षा, ऑप्शन सी मनोज्ञान, ऑप्शन डी मनोचेतना। तो कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। तो आप लोग का आ रहा है ए बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोदर्पण। मनोदर्पण केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी जो है मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है। 21 जुलाई 2020 को इस पहल की शुरुआत की गई थी। इस पहल का उद्देश्य क्या है, आप लोग सभी जानते हैं कि अभी पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है, उसमें हमारा भारत भी है। भारत भी इस महामारी से जूझ रहा है, जिसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में आ गए हैं, उस पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारे गार्जियन, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं इस महामारी के चलते इतने दिन से जो लॉकडाउन वगैरह ये बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते वो डिप्रेशन में आ रहे हैं। तो इस कठिनाइयों को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी जो है मनोदर्पण पहल की शुरुआत की थी। इस मनोदर्पण पहल में एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। उस हेल्पलाइन नंबर में अगर आपको डिप्रेशन है या फिर कुछ ऐसा महसूस करते हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर है 84440632। यह हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर में सुबह 8 AM से नाइट में 8 PM तक आप कॉल करके अपने डिप्रेशन को बोल सकते हैं, आपको क्या कठिनाइयां हैं उसको बता सकते हैं और वो जो है आपको सलाह देगा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो या कोई भी हो। इस हेल्पलाइन नंबर में 8 बजे सुबह से 8 बजे रात तक में आप कॉल कर सकते हैं और अपनी कठिनाइयों को बोलते हुए उनसे सलाह ले सकते हैं। और इस पहल का नाम क्या है तो मनोदर्पण। और इसको कौन शुरुआत किए हैं तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने। और यह बहुत बेहतरीन पहल है। सरकार की तरफ से बहुत सारे जो है ऐसे पहल उठाए जा रहे हैं और हम लोग को इस पहल का लाभ लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एवरी ईयर कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 जुलाई, ऑप्शन बी 10 जुलाई, ऑप्शन सी 7 जुलाई और 5 जुलाई। तो आपको बताना है कि एवरी ईयर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। कमेंट आप लोग का आ रहा है ए बी ए।
तो ए इसका आंसर है ए 11 जुलाई। 11 जुलाई को जो है एवरी ईयर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इस डे का मनाने का उद्देश्य यह है कि हम लोग को इतना तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है कि उसको बचाने के लिए, जागरूक करने के लिए सरकार जो है इस दिवस को मनाती है। कब? तो 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में कोविड-19 के लिए कोरोनिल नामक पहली आयुर्वेदिक दवा की शुरुआत की है? तो आपको बताना है कि कैरोनिल नामक जो आयुर्वेदिक दवा पेश की थी वह किस कंपनी की थी? ऑप्शन ए डाबर, बी पतंजलि, सी बैद्यनाथ, डी हिमालय। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कंपनी है जो कि कोविड-19 के लिए आयुर्वेदिक दवा को लॉन्च किया था और जिसका नाम था कैरोनिल। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका कमेंट आ रहा है बी बी बी। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। ऑप्शन बी पतंजलि। पतंजलि जो है कैरोनिल नामक आयुर्वेदिक दवा कोविड-19 से लड़ने के लिए पेश की थी और यह जो है हरिद्वार में जो पतंजलि का योग्य पीठ है उसमें एक समारोह हुआ था और उसी समारोह में इस कैरोनिल नामक दवा, आयुर्वेदिक दवा को लॉन्च किया गया था। आज का यह लास्ट क्वेश्चन था। चलिए ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल। थैंक यू।